बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं उसमें हम सेक्शन 182 ऑफेंसेस एंड उन पे जो पेनल्टीज़ हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं और हम सब सेक्शन 12A पे पहुंच आए हैं। अब सब सेक्शन 12A क्या कहता है कि क्या ऑफेंस हो तो उस पर पेनल्टी क्या होगी और ये किस सेक्शन को डील करता है, ये हम डिस्कस करेंगे और साथ ही अगली हम इंशाल्लाह पेनल्टीज़ आज कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें अगर हो सके तो। सेक्शन 12A है वेयर एनी पर्सन फेल टू पे अ टैक्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट एज कंसिडरेशन ऑफ द शेयर or at the time of registration of share by the Security and Exchange Commission of Pakistan or the State Bank of Pakistan के जब कंसिडरेशन पे की है शेयर की रजिस्ट्रेशन के लिए जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जहां भी अर्लियर होगी तो वो अगर वो पे नहीं करता तो सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। तो उसमें जितना भी टैक्स इन्वॉल्व होगा उसकी 50% उसको पेनल्टी जमा करवानी पड़ेगी। ये क्योंकि सिक्योरिटीज़ और कैपिटल गेन के रिलेटेड है तो सेक्शन है 37 सब सेक्शन 6। इसी तरह सेक्शन सब सेक्शन है 13 एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट एन इनकम टैक्स अथॉरिटी इन परफॉर्मिंग ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी के इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो है लीगली वो आए आपके प्रीमिसेस में तो आपने उसके लिए कोई मुश्किल क्रिएट की या उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने दी तो फिर क्या होगा, सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज़। तो 25,000 रुपीज़ पेनल्टी उस पर लगेगी आप अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को अपने परफॉर्म काम अपना नहीं करने देते जो बाई लॉ वो करना चाह रहे हैं। ये वायोलेशन होगी सेक्शन 209, 210 एंड जर्नल पेनल्टी है ये। इसी तरह सब सेक्शन 14 है एनी पर्सन हु कंट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फॉर विच नो पेनल्टी हैज स्पेसिफिकली बीन प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन कि आप इस ऑर्डिनेंस की किसी भी लॉ को कंट्रावेन करते हैं और लॉ में उसके रिलेटेड पेनल्टी नहीं बताई गई तो ऐसे बंदे को 5,000 रुपीज़ पेनल्टी देनी पड़ेगी। सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज़ और 3% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज़ हायर कि अगर टैक्स इन्वॉल्व जो उसमें है और उसमें पेनल्टी कहीं मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली किसी सेक्शन में तो उसका 3% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व या 5,000 विच एवर इज़ हायर वो पे करना पड़ेगा। ये एक जनरल प्रोविज़न है, ये किसी सेक्शन में नहीं है इसका जिक्र। तो इसी तरह सब सेक्शन 15 है एनी पर्सन हु फेल टू कलेक्ट और डिडक्ट as required under the provision of this ordinance or fails to pay the tax collected or deducted as required under section 160 कि जिस किसी को ये जिम्मेदारी है कि वो विद हेल्ड करे, किसी का टैक्स कलेक्ट करे या डिडक्ट करे, नंबर एक। नंबर दो ये है कि वो कलेक्ट और डिडक्ट तो कर देता है लेकिन फिर पे नहीं करता। पहली बात ये है कि वो कलेक्ट और डिडक्ट ही नहीं करता तो वो जो अंडर सेक्शन 160 करना है तो ऐसे पर्सन को क्या होगा, सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 40,000 रुपीज़ और 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज़ हायर, यानी कि या तो 40,000 रुपीज़ वो पेनल्टी देगा या फिर 10% जितना टैक्स इन्वॉल्व है उतने का 10% देगा, विच एवर इज़ हायर जो ज़्यादा होगा वो देगा। तो ये किसकी वायोलेशन है, डिवीज़न 2 और डिवीज़न 3 जो हम पीछे पढ़ रहे थे बार बार, डिवीज़न 2 कलेक्टेड और फिर डिडक्टेड की आपको याद होगा पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 10 और चैप्टर 12। तो ये जो विद होल्डिंग एजेंट विद हेल्ड नहीं करते उनके बारे में ये है। सब सेक्शन 16 है एनी पर्सन हु फेल्स टू डिस्प्ले हिज एनटीएन आर बिजनेस लाइसेंस एट द प्लेस ऑफ द बिजनेस एज रिक्वायर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस आर द रूल्स मेड देयर अंडर। जो कोई भी अपना एनटीएन लेता है और उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने बिजनेस प्रीमिसेस पे उसको डिस्प्ले करे, लेकिन अगर वो डिस्प्ले नहीं करता अपना बिजनेस या अपना एनटीएन तो उसके लिए क्या है कि सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज़। डिस्प्ले ना करने की पेनल्टी जो है वो 5,000 रुपीज़ है और ये सेक्शन 181C एंड 181D की जो है वायोलेशन है जिसकी वजह से उसे देना पड़ेगा। सब सेक्शन है 17
any reporting financial institution or reporting entity who fail to furnish information or country by country report to the board as required under section 107, 108, 165B within the due date के जिसको कोई भी रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट है, जिसको कुछ स्टेटमेंट देनी है, जिसको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे बैंक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो जितनी भी विद हेल्ड करेंगे उसका साथ स्टेटमेंट देंगे, हमें इन्फॉर्म करेंगे कितना है। अगर वो नहीं कर रहे तो सच रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रिपोर्टिंग एंटिटी शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 2000 रुपीज़ फॉर ईच डे ऑफ डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट टू मिनिमम पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज़। कि जब नहीं कर रहे तो उनको 2000 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, और वो 25,000 तक जो है उसकी 25,000 मिनिमम होगी। तो ये है, ये सेक्शन 107, 108 और 165B की वायोलेशन होगी। सब सेक्शन 18 है, एनी पर्सन हु फेल्स टू कीप एंड मेंटेन अ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 108 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 2002 कि किसी को अगर रिक्वायर्ड है कि उसने डॉक्यूमेंट्स कुछ मेंटेन करने हैं लेकिन वो डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करता, तो जो एज़ पर लॉ जो सेक्शन 108 और जो इनकम टैक्स रूल 2002 के मुताबिक वो नहीं कर रहा, तो फिर उसको क्या होगा कि वो 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन पेनल्टी देगा, the record which is required to maintain under section 108 and of the income tax rule, तो उसकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू का 1% उसको पेनल्टी लगेगी। सब सेक्शन है 21, एनी पर्सन हु परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर्सन है क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो परचेज करता है हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर दैन द ₹5 मिलियन थ्रू कैश और बियरर चेक के 5 मिलियन तक। जैसे हमने पहले भी अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी 5 मिलियन तक 50 लाख तक वैल्यू है, उससे ऊपर वाली जो भी वैल्यू होगी उसको थ्रू क्रॉस चेक उसको पे करना पड़ेगा। थ्रू पेमेंट जो है उसकी बैंकिंग इंस्टीट्यूट के ज़रिए करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी वो बैंकिंग इंस्टीट्यूट के ज़रिए नहीं करता, कैश पेमेंट करता है, तो फिर क्या होगा, सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिटर्मिन्ड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 68 आर बाय द प्रोविंशियल अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी विच एवर इज़ हायर। ये सेक्शन है 75A की वायोलेशन कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टी का 5 मिलियन से ऊपर की है और थ्रू बैंकिंग चैनल आप पेमेंट नहीं कर रहे, तो देन आपको उसके उस अमाउंट का 5% जो होगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू या जो एफडीआर ने डिटरमिन की होगी वैल्यू या प्रोविंशियल अथॉरिटी ने की होगी, उस वैल्यू का 5% उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। आगे है जी सब सेक्शन 22, वेयर एन ऑफशोर टैक्स एवेडर इज इन्वॉल्व इन ऑफशोर टैक्स एविजन in the course of any proceedings under this ordinance before any income tax authority or the appellate tribunal, कि कोई ऑफ श्योर जो कंपनी है या ऑफ शेयर जो रजिस्टर्ड पर्सन है और वो टैक्स अवेड कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज़ और एपलेट ट्रिब्यूनल, तो ये एक जनरल प्रोविजन है। इसमें सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 100,000 रुपीज़ आर एन अमाउंट इक्वल टू 200% ऑफ द टैक्स विच द पर्सन सॉट टू बी अवेडेड विच एवर इज़ हायर। तो सेल्स टैक्स में हम पढ़ रहे थे कि 100% पेनल्टी लगती है, तो बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ है, लेकिन ये देखें कि ये सब सेक्शन 5 में इनकम टैक्स में भी अगर कोई टैक्स अवेड करता है ऑफ शेयर पर्सन के थ्रू, ऑफ शोर कंपनी के थ्रू, तो एपलेट ट्रिब्यूनल के आगे या अथॉरिटीज़ के आगे, तो फिर उसको 200% ऑफ द टैक्स अवेडेड जो है वो पेनल्टीज़ लगेंगी। सब सेक्शन है 23, where in the course of any transaction or declaration made by a person an enabler has enabled, guide, advised or manage any persons to design, arrange and manage that transactions or declaration in such a manner which has resulted may result in offshore tax
अविजन्स इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, कि अगर कोई एनेबलर किसी को हेल्प करता है और उसकी कोई ऑफशोर ट्रांजैक्शन करने में उसकी मदद करता है, उसको हेल्पर होता है, सहूलतकार बनता है, तो उसके लिए क्या पेनल्टी है? सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 300,000 रुपीज़ आर एन अमाउंट इक्वल टू 200% ऑफ द टैक्स विच वाज सॉट टू बी अवेडेड विच एवर इज़ हायर, कि या तो उसका 3 लाख रुपया देगा या फिर वो उसकी 200% उसकी पेनल्टी देगा, इन दोनों में विच एवर इज़ हायर वो लगेगा। तो इसलिए ऑफ शोर में किसी का एनेबलर बनने से गुरेज करें। सब सेक्शन है 24, एनी पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इन एसेट मूव एज डिफाइंड इन क्लास 5C ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ ऑर्डिनेंस फ्रॉम स्पेसिफाइड टेरिटरी टू एन अनस्पेसिफाइड टेरिटरी, कि अगर कोई अपना एसेट जो है स्पेसिफाइड टेरिटरी से अनस्पेसिफाइड टेरिटरी में एसेट मूव करता है, जो कि क्लास 5C ऑफ सेक्शन 2 की है, उसके मुताबिक ये एक जर्नल है एंट्री, तो इसमें सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 100,000 रुपीज़ आर एन अमाउंट इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स विच एवर इज़ हायर, या तो वो 1 लाख रुपया पेनल्टी देगा या उस अमाउंट का जो 100% पेनल्टी देगा विच एवर इज़ हायर, वो उसको पेनल्टी लगेगी। सब सेक्शन 25 है, वेयर अ रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बैंक्स वगैरह फेल्स टू कंप्लाई विद एनी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 165B, ये पहले भी हमने पढ़ा है, ऑफ द ऑर्डिनेंस आर द कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड रूल्स इन चैप्टर 12A ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स रूल्स 2002, तो उस बंदे को क्या होगा जो इसमें फेल हो जाता है अपनी स्टेटमेंट्स देने में, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स देने में, तो सच रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शैल पे अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000 फॉर ईच डिफॉल्ट एंड एडिशनल ऑफ ₹10,000 फॉर ईच मंथ अनटिल द डिफॉल्ट इज रीड्रेस। तो एक तो 10,000 हर डिफ़ॉल्ट का देगा, दूसरा ये है हर महीने का एडिशनल देगा जब तक कि वो उसको डिफ़ॉल्ट को फुलफिल नहीं कर सकता। सब सेक्शन 26 है, वेयर अ रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल्स टू incomplete or inaccurate reporting under provision of 165B of the ordinance and the common reporting standard rule in chapter 12A of the income tax ordinance, वही बात कि अगर वो स्टेटमेंट्स को सही तरह से नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, उसमें कमी बेशी है, वो पूरी सही नहीं डिक्लेयर है, तो ऐसे भी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़ फॉर ईच डिफ़ॉल्ट एंड एन एडिशनल ऑफ ₹10,000 फॉर ईच मंथ अनटिल द डिफ़ॉल्ट इज रीड्रेस, उसको करेगा। सब सेक्शन 27 है, ये भी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है, वेयर द रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल्स टू obtain a valid self certification for a new accounts or the furnishes the false self certifications of a new account or the furnishes a false self certification made by the reportable jurisdiction person under the common reporting standards rule chapter 12A ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये भी जर्नल है कि आपने जब सर्टिफिकेशन करनी है, सेल्फ सर्टिफिकेशन जब अकाउंट बनाने की या फॉल्स अकाउंट्स है, तो उसको भी 10,000 रुपीज़ और 10,000 डिफ़ॉल्ट जो है उसके मुताबिक होगा। सब सेक्शन 28 है, वेयर रिपोर्टेबल जुरिस्डिक्शन पर्सन फेल्स टू फर्निश अ वैलिड सेल्फ सर्टिफिकेशन और फर्निश अ फॉल्स सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड रूल्स इन चैप्टर 12A ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, के कोई पर्सन जो है वो अब नहीं फर्निश कर रहा, तो इस पर्सन को भी सच रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज़ फॉर ईच डिफ़ॉल्ट एंड एडिशनल 5,000 फीस अनटिल द डिफ़ॉल्ट इज रीड्रेस, तो उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेनल्टी देनी पड़ेगी। सब सेक्शन 29 है, वेयर एनी पर्सन फेल टू डिक्लेयर अ बिजनेस बैंक अकाउंट। बिजनेस बैंक अकाउंट जो है ना, ये कंपलसरी है बिजनेस के लिए। जो बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं डिक्लेयर करता, इन हिज रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो 181 सेक्शन के तहत हमने जिसमें करते हैं, उसमें बैंक अकाउंट नहीं डिक्लेयर करता, और फेल्स टू अमेंड इन द रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल टू डिक्लेयर द एग्जिस्टिंग बिजनेस बैंक अकाउंट विलफुली, तो वो पर्सन जो होगा, सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000 फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट सिंस द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन आर द डेट ऑफ ओपनिंग
अनडिक्लेयर्ड बिजनेस अकाउंट विच एवर इज लेटर, या तो वो जिस दिन उसने एप्लीकेशन देनी थी या जब बैंक अकाउंट उसने किया जो कि अनडिक्लेयर्ड है जिस डेट से खोला, तो वो उसको 10,000 फॉर ईच डे पेनल्टी पड़ेगी, प्रोवाइडेड दैट इफ़ पेनल्टी वर्कड आउट एज ऑफर सेट इज़ लेस दैन रुपीज़ 1 लाख रुपए से अगर कम होगी फॉर ईच अनडिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ रुपीज़ 1 लाख फॉर ईच अनडिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट की 1 लाख रुपए तक जो इसका बैंक अकाउंट है लेकिन उसने गवर्नमेंट को बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्लेयर नहीं किया, तो 1 लाख रुपया उसकी पेनल्टी उसके लगेगी। इसी तरह प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2021 ड्यूरिंग विच द पीरियड ऑफ द टैक्स पेयर में अपडेट देयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब अपडेट करना है तो सेक्शन 181 का जो सेक्शन है उसमें सारी चीज़ें हैं, तो ज़रूरी है डिक्लेयर करना, नहीं करेगा तो ये पेनल्टीज़ है। सेक्शन 30 है, एनी कंपनी आर द एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कंट्रावीन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 181 की अगर कोई कंट्रावीन करता है, जो कि हमने अभी इससे पढ़ा, सच पर्सन कंपनी आर एसोसिएशन ऑफ सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 1 मिलियन रुपीज़, 10 लाख रुपया उसको डिफ़ॉल्ट देना पड़ेगा सेक्शन 181 की अगर कोई अपनी पार्टिकुलर्स या अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसके रिलेटेड कंप्लीट नहीं करता। तो इसी तरह सेक्शन है 31, एनी पर्सन हु फेल टू इंटीग्रेट आर परफॉर्म रूल्स एंड फंक्शंस एज स्पेसिफाइड आफ्टर बीइंग ड्यूली नोटिफाइड बाय द बोर्ड एज स्वैप्स का हम जो पढ़ रहे थे, पेमेंट्स जो स्वैप्स के थ्रू होती हैं और स्वैप्स की सीपीआर बनती है, तो स्वैप इंटीग्रेटर के ज़रिए कोई पर्सन अगर अपने आप को इंटीग्रेट कराने में फेल हो जाता है कि इंटीग्रेशन करवानी है लेकिन वो नहीं करवाता, तो सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ ₹50,000 फॉर फर्स्ट डिफ़ॉल्ट ऑफ 7 डेज, ₹100,000 फॉर द नेक्स्ट 7 डेज एंड ₹50,000 फॉर ईच वीक आफ्टर द सेकंड कंजेक्टिव वीक्स ऑफ डिफ़ॉल्ट के करता है तो फिर 50,000 हर वीक का उसको करना पड़ेगा। ये सेक्शन 164A की है कि स्वैप के साथ आपको इंटीग्रेट होना है, विद होल्डिंग जो आपकी पेमेंट्स जो रिसीट्स बननी है उसके हवाले से नहीं होता, तो ये इसकी भी काफ़ी पेनल्टीज़ है। प्रोवाइडेड दैट नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड फॉर द पीरियड फॉर विच द एक्सटेंशन फ्रॉम इंटीग्रेशन इज ग्रांटेड बाय द कमिश्नर सब्जेक्ट टू द conditions that the swappant fail to integrate within such extended time, penalties such imposed as no extension was granted। इसके बाद है सेक्शन 32। तो सब सेक्शन 32 में है कि एनी पर्सन हु इज़ इंटीग्रेटेड फॉर मोनिटरिंग ट्रैकिंग, हाँ जो अब मोनिटरिंग चल रही है, ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम चल रहा है या फिर POS इनवॉइसेस हो रही हैं या इंटीग्रेशन हो रही है, तो एनी पर्सन हु इज़ इंटीग्रेटेड फॉर द मॉनिटरिंग ट्रैकिंग रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग ऑफ द सेल्स सर्विसेज एंड सिमिलर बिजनेस ट्रांजैक्शन विद द बोर्ड और इट्स कंप्यूटराइज सिस्टम conduct such transaction in the manner so as to avoid monitoring tracking reporting और recording। तो उसको रजिस्टर्ड हुआ लेकिन उसको अवॉइड कर रहा है, सिस्टम को बंद कर देता है, ट्रैक उसको नहीं करने देता, प्रॉपर नहीं अपना सिस्टम चलने देता। ऑफ सच ट्रांजैक्शन आर इशू an invoice which does not carry the prescribed invoice number or QR code or bears the duplicate invoice number or counterfeited QR codes or deface the prescribed invoices number of QR codes or any person who abate the commissioning of such offense के यानी कि वो QR कोड जो है वो डुप्लीकेट निकालता है, 2 इनवाइसों पे टैक्स लोगों से ले लेता है लेकिन FBR को कम शो करता है, या उसके साथ कोई ऐसा करता है जिससे रेवेन्यू का लॉस होगा, तो सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 500,000, मीन ये है कि उसको 5 लाख रुपया पेनल्टी लगेगी और 200% ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज आयर, या उसने जो पेनल्टी की है या उसने जो टैक्स अवेड किया है उसका 200% लगेगा। तो सेक्शन 37 उधर भी है पेनल्टी का, 2 सब सेक्शन 37 है टैक्स फ्रॉड का, इधर सेक्शन 237 है। तो सेल टैक्स और इनकम टैक्स का काफ़ी करीब करीब आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो रह तो वैसे थोड़े गए हैं, अगर हम इनको कर सकें तो उम्मीद है कि हम इनसे कंप्लीट कर लेंगे। लें जी, नेक्स्ट है एनी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू बी इंटीग्रेट इन द बिजनेस फॉर मॉनिटरिंग ट्रैकिंग रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ सेल एंड सर्विसेज
have similar business transaction with the board or its computerized system fails to get himself registered in this ordinance and the registered fail to integrate in the manner as required under law। पहली बात हम कर रहे थे कि जो इंटीग्रेट हो गया और इंटीग्रेट होने के बाद उसने सिस्टम के साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि सिस्टम को बंद कर दिया और रिपोर्टिंग सही नहीं की या सिस्टम में डबल क्यूआर कोड की कर दी, तो उसको हमने बताया था कि पेनल्टीज़ जो होगी वो काफ़ी हैवी पेनल्टी हैं। तो अब ऐसा बंदा जिसको ज़रूरी है कि वो इंटीग्रेट हो, जैसे कि आजकल सेल्स टैक्स का हो रहा है कि आपने एफबीआर के साथ इंटीग्रेशन करनी है और वो इंटीग्रेशन जो करवा रहे हैं आजकल, तो अगर इंटीग्रेशन नहीं करवाते तो ये जो एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो इंटीग्रेशन नहीं करवाएगा उसका क्या होगा, सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी अप टू द 1 मिलियन रुपीज़। तो 1 मिलियन रुपीज़ की पेनल्टी है एंड इट इज़ कंटिन्यू टू कमिट दैट द सेम ऑफेंस आफ्टर पीरियड ऑफ 2 months आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी एज ऑफर सेड इन हिज बिजनेस प्रीमिसेस शैल बी सील्ड। तो अगर 2 महीने तक वो नहीं जमा फिर भी करवाता तो फिर उसका बिजनेस को सील कर दिया जाएगा। सच टाइम ऑफ इंटीग्रेशन हिज बिजनेस इन मैनर एज स्टिपुलेटेड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 237A एज द केस में भी, कि वो इंटीग्रेशन 237A के तहत वो फिर नहीं अगर करवाता तो उस वक्त तक उसका बिजनेस सील रहेगा। ये है सेक्शन 237A। अब सब सेक्शन है 34, ए पर्सन रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट हिज बिजनेस एज स्टिपुलेटेड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 237A who fails to get himself registered of this ordinance and if the registered fails to integrate in the manner as required under the law of the and the rules made there under, उसी तरह की है ये भी कि अगर वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाता तो सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 500,000 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डिफ़ॉल्ट, पेनल्टी ऑफ 1 मिलियन फॉर द, यानी कि अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रहा है, नोटिस नहीं किया, पहली दफ़ा नहीं करवाया तो 500, दूसरी दफ़ा नहीं करवाया तो 1 मिलियन एंड पेनल्टी ऑफ 2 मिलियन अगर तीसरी दफ़ा नहीं करवाया तो इंटीग्रेट ना करवाने का ये फ़ाइन है तो उसको करवाना पड़ेगा। और फोर्थ है पेनल्टी ऑफ 3 मिलियन रुपीज़ फोर्थ डिफ़ॉल्ट आफ्टर द 15 डेज़ ऑफ द थर्ड डिफ़ॉल्ट, यानी कि हर 15 डेज़ बाद 5 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन और 2 मिलियन और 3 मिलियन की पेनल्टीज़ लगेगी। प्रोवाइडेड दैट इट सच पर्सन फेल टू इंटीग्रेट द बिजनेस विद इन 15 डेज़ ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी ऑफ फोर्थ डिफ़ॉल्ट, कि जब चौथी पेनल्टी उसको लग गई 3 मिलियन की और फिर भी नहीं वो कर रहा, हिज बिजनेस प्रीमिसेस शैल बी सील्ड टिल सच टाइम एंड इंटीग्रेशन ऑफ हिज बिजनेस इन द मैनर एज स्टिपुलेटेड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 237, तो उसका बिजनेस जो है उसको सील कर दिया जाएगा। तो प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द पर्सन इंटीग्रेट हिज बिजनेस विद द बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम बिफोर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी फॉर सेकंड डिफ़ॉल्ट पेनल्टी आर द फर्स्ट डिफ़ॉल्ट शैल बी वेव्ड बाय द कमिश्नर। अगर वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेता है तो पहली और दूसरी उसको डिफ़ॉल्ट जो पेनल्टी लगी है वो उसको वेव ऑफ कर दी जाएगी। तो ये अब देख लें कि इंटीग्रेशन का कितना इश्यूज़ आ रहे हैं, तो जो भी इंटीग्रेशन वाले हैं कोशिश करें अपना करवाएं ऑन टाइम ताकि इसमें पेनल्टी से बच सके। सेक्शन 35 है एनी कंपनी आर एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फेल टू फुली स्टेट all the relevant particulars or information specified in the forms of the return including declaration of the records and kept by the taxpayer, के AOP या कोई कंपनी जिसके पास इंफॉर्मेशन है और अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉपर डिक्लेयर नहीं कर रहा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, आर फर्निश टू अनेक्स स्टेटमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द रिटर्न, या रिटर्न के साथ जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो उसके साथ नहीं लगा रहा, या attaches of the bank are incomplete annexed statement or document which are such annexed statement or records were required to be, या कि वो जो रिक्वायर्ड थी स्टेटमेंट्स अटैच नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट्स नहीं अटैच कर रहा। जैसे कि कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने फाइनेंशियल साथ अटैच करे और वो कोई नहीं करता, जो कि 114 जो रिटर्न की रिक्वायरमेंट है उस 2 में, तो क्या होगा, सच कंपनी इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी एंड एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ रुपीज़ 5 लाख रुपए का उसको पेनल्टी लगेगी, और 10% ऑफ द टैक्स चार्जेबल फॉर द टैक्स इनकम विच एवर इज़ हायर, या जितना टैक्स है उसका 10% होगा। तो ले जी ये पेनल्टीज़ के ख़त्म हो गए हैं। तो अब पेनल्टीज़ की जर्नल एक बात उन्होंने सब सेक्शन 2 में कही है, the penalty specified under section 1 shall be applied in consistent manner and no penalty shall be payable unless an order in writing passed by the commissioner appeal or appellate tribunal after providing opportunity of being heard।
तो ये पेनल्टी की एक खसूसियत है, लगेगी, लेकिन जब तक कि कमिश्नर कोई ऑर्डर पास नहीं करता या कमिश्नर अपील ऑर्डर पास नहीं करता तो पेनल्टी जो है वो लग नहीं सकती। इसी तरह प्रोवाइडेड दैट वेयर द टैक्स पेयर एडमिट हिज डिफ़ॉल्ट ही मे वॉलंटरली पे द अमाउंट ऑफ पेनल्टी ड्यू अंडर दिस सेक्शन। अगर खुद वो एडमिट कर लेता है और एडमिट करके अपनी पेनल्टी जमा करवा देता है तो वो ठीक है। एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाइट, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट एस्टैब्लिशिंग मीन रिया इज़ नॉट नेसेसरी फॉर लिविंग द पेनल्टी अंडर दिस सेक्शन। के इसका मतलब ये नहीं है कि पेनल्टी उसको छोड़ दी जाए। वेयर द कमिश्नर अपील आर द एपलेट ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 2, the commissioner appeals or the appellate tribunal, as the case may be, shall immediately serve a copy of the order to the commissioner, and thereupon all the provision of the ordinance relating to the recovery of penalty shall apply as the order by the commissioner। कि जब मिल जाएगा एपलेट ट्रिब्यूनल और अपील उसको कन्फर्म कर देगा पेनल्टी लग गई है तो वो ऑर्डर भेजेगा कमिश्नर को ताकि उसकी फ़ौरन रिकवरी की जा सके। तो इसी तरह सब सेक्शन 4 है, वेयर in consequences of any order under this ordinance an amount of tax in respect of which any penalty payable under section 1 is reduced, the amount of penalty shall be reduced accordingly। लेकिन अगर कोई कमिश्नर अपील या अपीलेट ट्रिब्यूनल उस पेनल्टी को रिड्यूस कर देता है तो वो उसके मुताबिक रिड्यूस हो जाएगी और फिर उसको रिड्यूस समझा जाएगा। तो ये था सेक्शन 182 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ का, जिसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और मेरे भी रिमाइंड हो गई हैं सारी पेनल्टीज़, तो बी केयरफुल, पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा है तो वो उनसे बचने के लिए आप अपनी ऑन टाइम और ट्रू एंड फेयर रिटर्न करवाएं, किसी एक्सपर्ट से करवाएं। उम्मीद है कि आप ये लेक्चर सुन के इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे और दूसरों को सिखाने के लिए आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।